क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 4 माटी वाली। डियर स्टूडेंट, माटी वाली चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए, लेकिन आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको समझा रही हूँ। ओके बेटा, कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ इन्हें आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं बाद में इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 1, टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब और माटी वाली के बीच हुई वार्ता के आधार पर बताइए कि सरकारी योजनाओं का लाभ उसके वास्तविक पात्रों तक क्यों नहीं पहुंच पाता। या ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, या पुनर्वास के लिए माटी वाली को किस समस्या का सामना करना पड़ा। देखिए, टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने माटी वाली से पूछा कि वह कहाँ रहती है। उन्होंने उससे कहा कि वह अपने रहने के स्थान का प्रमाण पत्र तहसील से ले आए, जिससे उसको आर्थिक सहायता मिल सके। परंतु माटी वाली के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है। माटी वाली के पास कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है। उसकी झोपड़ी भी दूसरे की ज़मीन पर बनी है। फिर प्रमाण पत्र कैसा? वह साहब को बताती है कि माटा खाना से मिट्टी लाकर शहर के घरों में पहुंचाना उसकी रोजी है। साहब समझते हैं कि माटा खाना माटी वाली की अपनी जायदाद है। वह पूछते हैं, वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख दें। कागज़ों के अभाव में साहब माटी वाली की मदद नहीं कर सकते। यह पूछने पर कि मैं खाऊंगी क्या साहब, यह बात तो तुझे खुद ही तय करनी है, साहब ने कहा, ठीक है। जब टिहरी बांध का जब पुनर्वास हो रहा था, टिहरी बांध का पुनर्वास हो रहा था, जब साहब ने माटी वाली से बात की कि जिस माटा खाना से तुम माटी लाती हो, क्या वो माटा खाना तुम्हारे नाम चढ़ा है? अगर चढ़ा है तो उसके कागज़ दिखाओ, क्योंकि बिना कागजी कार्यवाही के हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रकार सरकारी पुनर्वास का नाटक समाप्त हो जाता है। माटी वाली वृद्धा को सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती। सरकार अनेक योजनाएं बनाती है और गरीबों तक तथा ज़रूरतमंदों की समस्याएं सुलझाना चाहती है, परंतु सरकारी नियमों की उलझनों और अव्यवहारिकता के कारण यह सहायता गरीबों तक नहीं पहुंचती। सरकारी अधिकारी नियमों के मक्कर जाल में उलझे रहते हैं। उनमें गरीबों और शोषितों के प्रति सहानुभूति का अभाव है। उन्हें इन गरीबों और बेसहारा लोगों के प्रति इनके हृदय में कोई सहानुभूति नहीं होती, ठीक है। वास्तव में तो वे उनके दर्द को जानते ही नहीं। वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले तथा AC रूमों में बैठने वाले और 5 सितारा होटलों में बैठकर गरीबों की समस्याओं पर विचार करने वाले यह उम्मीद करते हैं कि गरीबों का हित कर सकेंगे, बेईमानी ही है। इसके साथ ही बेईमान सरकारी मिशनरी अपना पेट भरने की चिंता जितनी करते हैं, ये उतनी उन गरीब लोगों की मदद नहीं करते। उनका शतांश भी गरीबों की समस्याओं की नहीं। इस प्रकार दशाब्दियों से सरकारी धन को खूब खर्च हो रहा है, परंतु वह धन उसके वास्तविक पात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा, अर्थात वास्तव में वह जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालकिन ने माटी वाली को भाग्यवान क्यों कहा? मालकिन ने माटी वाली को भाग्यवान क्यों कहा? घर की मालकिन ने माटी वाली को ऐसा क्यों कहा, भाग्यवान आए खाते वक्त? देखिए, ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। माटी वाली मालकिन के घर जब मिट्टी पहुंचाने गई, उस समय मालकिन चाय बना रही थी, ठीक है।
मालकिन का विश्वास था कि जब घर के लोग कुछ खा पी रहे हों उस समय आने वाला अतिथि भाग्यवान होता है। मालकिन ने उसको 2 रोटियां खाने को दी कि जब कोई कुछ खा रहा है और उस समय अगर कोई आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, भाग्यवान। इसलिए रोटियां खाने के लिए तथा चाय पीने के लिए मालकिन ने उस माटी वाली को दी, इसलिए माटी वाली को मालकिन ने भाग्यवान कहा। कई बार ऐसा होता है ना बेटा, हम कुछ खा रहे हैं और अचानक से कोई आ जाता है तो हम उसे कहते हैं ना, वाह बहुत भाग्यवान है कि सही समय पर आ गए, इसलिए माटी वाली ने उसे भाग्यवान कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटी वाली जैसी दीनहीनों के विषय में पठित पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए। माटी वाली समाज में उस शोषित, निर्धन, अभावग्रस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है जिसे समाज, सरकार दोनों ही स्तरों पर सहायता, सहानुभूति और संरक्षण की आवश्यकता है। सरकार व समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वह समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग, जिसका ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए कि सरकार को समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमें गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान देना चाहिए। माटी वाली समाज में उस शोषित, निर्धन और अभावग्रस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। माटी वाली ने यह बात किस संदर्भ में कही। देखिए, मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। माटी वाली ने यह बात किस संदर्भ में कही। टिहरी बांध के कारण शहर डूब जाएगा, जमीन जायदाद वाले लोग कहीं और जाकर बस जाएंगे, किंतु माटी वाली के पास तो जमीन जायदाद है नहीं। शहर डूब जाने के बाद बेचारी मिट्टी बेचने का धंधा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो माटा खाना भी वहाँ से हट जाएगा। तब वह कहाँ जाएगी और उसका गुजारा कैसे होगा। इसी चिंता के संदर्भ में माटी वाली ने ये बात कही कि मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा। माटी वाली ने ये बात किस संदर्भ में कही। जब टिहरी बांध के कारण जब पूरा शहर डूब गया था और माटा खाना भी वहाँ से हट गया था, तो उसे ये चिंता होने लगी कि अब हम कहाँ जाकर रहेंगे और हम क्या करेंगे। माटी वाली रोटियां स्वयं न खाकर अपने कपड़े के छोर में बांधकर क्यों ले गई। क्या रोटियां ले जाना उसके लिए सार्थक रहा। माटी वाली कपड़े के छोर में रोटी बांधकर अपने बीमार व बूढ़े पति के लिए ले गई थी। ठीक है, माटी वाली वो रोटियां किसके लिए ले गई थी, कपड़े में बांधकर अपने बीमार और बूढ़े पति के लिए ले गई थी। वह घर पहुंची तो उस समय तक उसके बूढ़े पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसको रोटियों की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। उसका रोटी ले जाना सार्थक नहीं रहा। सार्थक मतलब सही नहीं रहा, क्योंकि वो अपने जिस बूढ़े पति के लिए रोटी लेकर गई थी उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जैसे ही माटी वाली वहाँ पहुँची, रोटियाँ लेके गई तो बूढ़ा मर चुका था। नेक्स्ट, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते साहब कि इस कथन से उसकी किस मजबूरी का पता चलता है। साहब को बांध बनने के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्स्थापना का काम दिया गया था। इसके अंतर्गत वही लोग पात्र थे जो अपनी जमीन जायदाद का मालिक होने का प्रमाण पत्र दे सकें। माटी वाली के पास न तो अपनी जमीन थी और न ही कोई प्रमाण पत्र। इस प्रकार नियम के अंतर्गत साहब उसकी कोई सहायता नहीं कर सकते थे, क्योंकि माटी वाली के पास उस जमीन का, जहाँ उसकी झोपड़ी थी या उस माटा खाने का कोई भी कागज़ उसके पास नहीं थे। किसके पास, माटी वाली के पास। तो इसलिए वो साहब उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाए, मदद करने में वो असमर्थ रहे। ठीक है, फिर देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा कि
माटी वाली ने ऐसा क्यों कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए? बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कल भी मैंने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको बताया था और आज भी एक बार सुन लो। संसार में देखिए बेटा, कुछ लोगों के पास ज़मीन जायदाद होती है, ठीक है, चाहे अपनी कमाई की हो या पुरखों से पूर्वजों से प्राप्त हो, मगर गरीब आदमी के पास अपना कहने को कुछ नहीं होता, चाहे उसकी कमाई की हो या, लेकिन गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता, ना ज़मीन जायदाद, ना रहने का घर, ना ही कोई अन्य धन दौलत। माटी वाली के पास भी कुछ नहीं है, उसकी झोपड़ी भी किसी अन्य की ज़मीन पर बनी है। सुबह से रात तक गरीब आदमी कठिन परिश्रम करता है, धूप सर्दी बरसात की परवाह किए बगैर रात दिन एक करता है, तब कुछ पैसा कमाता है जिससे उसका पूरा पेट भी नहीं भरता, ठीक है, तन भी नहीं ढकता, मकान ज़मीन की तो वो सोच भी नहीं सकता। अमीर गरीब के बीच यह भेद सदा रहता है। हाँ, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार के लिए अमीर गरीब सभी को शमशान ले जाया जाता है और एक ही शमशान में सबको जलाया जाता है। वहाँ सभी की चिता जलती है। गरीब बेसहारा आदमी की लाश को कोई पड़ोसी, कोई दयालु मनुष्य, कोई समाज सेवी संस्था या पुलिस शमशान तक पहुंचा देती है। इस तरह गरीब भी शमशान को तो अपना कह ही सकता है। टिहरी बांध का पानी भरने से शहर डूब रहा है, सबसे पहले शमशान डूब रहा है। झोपड़ी के सामने बैठी वो माटी वाली सोच रही है कि घरों में डूबने पर आमतौर पर लोग कहीं दूसरी जगह जाकर आसानी से बस जाएंगे, परंतु गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसका तो अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। वह शमशान ही तो उसका अपना था। उसके डूबने पर, उसके उजड़ने पर उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। मरने पर उसे अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो तभी माटी वाली ने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया कि माटी वाली ने ये बात क्यों कही? गरीब आदमी का अपना कहने के लिए सिर्फ उसका क्या अपना है? शमशान, इसके अलावा उसका कुछ भी नहीं होता। तभी माटी वाली ने कहा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं इसे अच्छे से सुनना और कर लेना, लर्न करो और राइट करो। ओके बेटा, डेली का वर्क डेली करो जिससे आप पर कोई बर्डन ना हो। ओके, थैंक यू।